एक गांव में विनय नाम का एक कमजोर और आलसी व्यक्ति रहता था। उसके आलसीपन से उसके आलसीपन के व्यवहार से उसकी पत्नी लीला उससे बहुत परेशान रहा करती थी। विनय दिन भर घर में पड़ा रहता। एक दिन विनय एक दिन विनय आराम से चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसकी पत्नी लीला खेतों में काम करके थकी हारी घर आई। विनय को आराम करता देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लीला बोली, शर्म तो आती नहीं है, दिन भर घर पर पड़े रहते हो। यह नहीं कि खेत में बीवी का हाथ बटा लिया करूं। विनय बोला, यह कैसी बातें करती हो लीला, तुम तो जानती ही हो कि यह छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने। मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, समझी। लीला बोली, बड़े कृष्ण कन्हैया बने फिरते हो, छोटा सा काम तो होता नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी मारते हो, निठल्ले कहीं के। पूरे गांव में मेरी नाक कटाकर रखी है तुमने। विनय बोला, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब यही गांव वाले तुम्हें सेठानी सेठानी कहकर बुलाएंगे, समझी। लीला बोली, फिलहाल तो मुझे नौकरानी नौकरानी कहकर बुलाते हैं। एक तो तुम कोई काम करते नहीं हो, ऊपर से गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति तुमने नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी देते देते तंग आ गई हूं। विनय बोला, बस मुझे तुम्हारी यही बात बहुत बुरी लगती है लीला कि तुम आते ही पूरा घर सर पर उठा लेती हो। लीला बोली, तो क्या करूं, तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं। मुश्किल से हमारे पास 2 बीघा जमीन है और 2 बैल हैं। खेतों पर मैं अकेली काम करती हूं। जब मैं देखती हूं खेतों में और व्यक्ति कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। पत्नी काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा पड़ा सपने देखता रहता है। लीला की बात सुनकर विनय इतना बेशर्मी से हंसा और बोला, अरे बस भी करो लीला, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है, जाओ जाकर जल्दी से खाना बना दो। विनय की बात सुनकर लीला ने आटे का खाली कनस्तर जमीन पर पटक दिया और चिल्लाकर बोली, घर में खाने को कुछ है क्या जो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊं। 2 दिन से घर में राशन पानी का एक दाना नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र ही क्या। विनय बोला, लेकिन परसों तो मैंने तुम्हारे पास पैसे देखे थे। लीला बोली, उस मोहन साइकिल वाले से तुमने पैसे उधार लिए थे, उसका ध्यान नहीं है तुम्हें। कल सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। विनय बोला, उसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, मैं उससे थोड़ा और वक्त मांग लेता। लीला बोली, घर आकर तुम्हें पीटने की धमकी दे रहा था। अरे भला मैं तुम्हें घर पर पिटता हुआ भी देखूं, तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। विनय बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में कोई शर्म नहीं है। लीला बोली, अगर तुम में जरा सी भी शर्म बची है तो जाओ जाके कुछ काम करो, ताकि शाम के वक्त हमारे घर पर चूल्हा जल जाए। लीला की बात सुनकर विनय चुपचाप बाहर चला गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप से बातें करने लगा। विनय बोला, अरे अब मेरी इस बेवकूफ पत्नी को कौन समझाए। इस गांव में भला मुझे कौन काम देगा, किसको टोपी पहनाऊं। हाँ, एक काम करता हूं, गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार लाता हूं। यह कहकर विनय उठा ही था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। नहीं नहीं, जमींदार से तो पहले से ही पैसे लेकर आया हूं, वो भी अभी तक नहीं दिए। उसके पास अगर पहुंच गया तो कहीं वो अपना पुराना कर्जा ना लेकर बैठ जाए, मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं क्या करूं। मेरी पत्नी ने कहा मुझे मुसीबत में फंसा दिया। तभी विनय ने देखा कि गांव का मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ लाठी डंडे लेकर उसकी ही ओर बड़े गुस्से से चला आ रहा था। मुखिया बोला, बहुत दिन हो गए विनय मुझे बेवकूफ बनाते बनाते, आज मैं तुझसे अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। विनय बोला, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो मुखिया जी, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा।
मुखिया बोला, कहाँ से चुका देगा? कुछ काम काज तो तू करता ही नहीं, धरती पर बोझ है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। विनय समझ गया कि आज तो उसकी मार खाने की पूरी नौबत है। विनय बोला, मुझे एक आखिरी मौका दे दो मुखिया जी। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। विनय की बात सुनकर मुखिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ हंसता हुआ बोला, किस किस की रकम चुकाएगा? तूने तो हर किसी से उधार ले रखा है। गांव में पता नहीं किस किस को बेवकूफ बनाया होगा। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। विनय बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुखिया बोला, आज या तो पैसे लेकर जाऊंगा या तो फिर तेरी चमड़ी उधेड़ कर जाऊंगा। मुखिया बोला, देखते क्या हो भाई, मारो इसे। मुखिया के साथी विनय को लाठी डंडों से मारने ही वाले थे कि तभी विनय की पत्नी भागती ही लीला बोली, इन्हें छोड़ दीजिए मुखिया जी। मुखिया बोला, तुम्हारा ही चेहरा देखकर अब तक मैं विनय को छोड़ता आ रहा हूं। तुम्हारा पति धरती पर बोझ है। विनय बोला, लीला तुम घर जाओ, मैं संभाल लूंगा। लीला बोली, अरे क्या खाक संभाल लोगे तुम? अगर मैं नहीं आती तो तुम कुत्ते की तरह मार खा रहे होते। विनय लीला को हाथ पकड़कर अलग ले जाकर आहिस्ता से बोला, तुम शायद मेरी बुद्धि को जानती नहीं हो। मैंने इस मुखिया के जैसे कई लोगों को बेवकूफ बनाया। लीला बोली, हाँ बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आज इसे बेवकूफ बना पाओगे। आज तो तुम्हारी ठुकाई पक्की है। लगता है तुम्हें अपनी बुद्धि दिखाने का समय आ गया है। तभी मुखिया दूर से विनय से बोला, ये तुम दोनों पति पत्नी क्या खिचड़ी पका रहे हो? विनय बोला, कुछ नहीं मुखिया जी, मेरी पत्नी कह रही थी कि मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आज इनका कर्ज चुका दो। मुखिया बोला, तेरी पत्नी तुझसे ज्यादा समझदार है विनय। विनय ने कहा, देखो मुखिया जी, पैसे तो मेरे पास हैं नहीं, लेकिन मेरे पास 2 मोटे मोटे बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूं। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, अब तूने बात पते की कही है विनय। मुखिया विनय का एक बैल ले गया। विनय ने खुश होकर लीला से कहा, देखा अपने पति का दिमाग, एक बैल का मुखिया क्या करेगा, बेवकूफ कहीं का। लीला बोली, बेवकूफ वो नहीं तुम हो। विनय बोला, वो कैसे? लीला ने कहा, अरे तुम एक बैल से खेत जोत लोगे क्या? एक बैल हमारे किस काम का है? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति तुमने मुझे क्यों दिया? विनय बोला, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करूं? लीला बोली, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा बैल चाहिए। विनय ने कहा, लेकिन वो तो मुखिया ले गया। लीला बोली, कोई बात नहीं, दूसरे बैल की जगह तुम काम करोगे। एक बैल से खेत नहीं चलता, और जब खेती नहीं हो पाएगी तो फसल नहीं हो पाएगी, और जब फसल नहीं होगी तो हम उसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे? ले देकर बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके बीज लेकर आई थी। अब भला इन बीजों का मैं क्या करूंगी? इतना कहकर लीला वहां से चली गई। विनय अपने खेत के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने निठल्लेपन पर अफसोस कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई, इस तरह उदास क्यों बैठा है? विनय ने जैसे ही सामने देखा तो एक साधु जिसके चेहरे पर तेज छलक रहा था, उसके सामने उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। विनय बोला, जाओ बाबा, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। बाबा बोला, मैं जानता हूं तेरी परेशानी क्या है। गांव का मुखिया तेरा एक बैल छीन कर जबरदस्ती ले गया, और तेरे ऊपर गांव की उधारी अलग से है। तेरी पत्नी तुझसे नाराज है, और तू यही सोच रहा है कि इन सारी मुसीबतों से छुटकारा कैसे पाया जाए।
साधु की बात सुनकर विनय तुरंत उठ खड़ा हुआ और साधु के पैरों पर गिरकर बोला, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं, मेरी मदद कीजिए। साधु महाराज, क्या आप चमत्कार कर सकते हैं? बाबा बोला, हर इंसान के अंदर चमत्कार छुपा होता है। बस उस इंसान को उस चमत्कार को देखने की और परखने की आवश्यकता होती है। बोल, क्या चाहिए तुझे? विनय साधु की बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, मेरा एक बैल जमींदार जबरदस्ती छीन कर ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिला दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपने खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर उसे बेचकर अपनी उधारी चुका सकूं। विनय की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ बोला, तो चाहता तो मुझसे धन दौलत सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से साफ सुथरा है, मगर तेरे ऊपर आलस हावी है। विनय बोला, मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। साधु बोला, जो चला गया उस पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुझे कोई दूसरा बैल नहीं दूंगा, बल्कि मैं अपनी शक्ति से तेरे शरीर में एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूं, जिससे तू अकेले अपने खेत जोत सकता है। बैल चाहता है, बोल, चाहता है ऐसा? साधु की बात सुनकर विनय बहुत गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई देने लगा। विनय बोला, साधु महाराज, मैं तैयार हूं। बाबा बोला, तो फिर अपनी आंखें बंद कर। विनय ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद उसके कानों में साधु की आवाज गूंजी। बाबा बोला, तेरे अंदर एक बैल के बराबर शक्ति मैंने डाल दी है। अब तू खुद अपना खेत जोत सकता है। विनय ने आंखें खोली तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। विनय दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी घटना बताई। लीला बोली, अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इतनी मुसीबत में भी तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने नहीं खत्म हो रहे। विनय बोला, मैं सच कहता हूं लीला, वो सपना नहीं सच था। लीला बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल का जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूं कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन एक बैल के साथ विनय भी अपने खेत जोतने लगा। विनय को अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। विनय के अंदर इतनी ताकत देख लीला की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि विनय के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। यह खबर उड़ते उड़ते मुखिया के कानों तक भी पहुंची। मुखिया अपने साथियों की ओर देखकर बोला, क्या यह सच है? विनय के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है? मुखिया का एक साथी बोला, मैं सच कह रहा हूं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। विनय एक बैल की जगह खुद काम कर रहा है। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुखिया बोला, अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर तो वह अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल उगा लेगा और मेरे पैसे लौटाकर अपना बैल वापस ले जाएगा। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद उसका दूसरा बैल भी उठवा लूंगा। मेरे तो सारी की सारी योजना पर पानी फिर गया। साथी बोला, अब क्या करेंगे आप? मुखिया ने कहा, जाओ जाकर विनय का पीट पीट कर बुरा हाल कर दो। मुखिया की बात सुनकर मुखिया के सभी साथी सहम गए और सभी के माथे पर पसीना आ गया। मुखिया चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ तुम सबको, इतने मुस्टंडों को? मैं तुम सबको रोज ताजा ताजा मट्ठा और दूध पिलाकर पालता हूं। तुम विनय को मार भी नहीं सकते? मुखिया की बात पर एक साथी डरता हुआ बोला, मुखिया जी, विनय के अंदर एक बैल के बराबर शक्ति है। अंदाजा लगाइए, अगर हम में से कोई उसे पीटने के लिए गया तो हम उसका एक मुक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा साथी बोला, मेरी मानिए मुखिया जी, तो आप भी उसे पीटने का सपना छोड़ दीजिए। विनय अब वो विनय नहीं रहा। अपने साथी की बात सुनकर मुखिया चुप हो गया। सच तो यह था कि मुखिया भी अंदर से घबरा चुका था। कुछ ही महीनों में विनय की फसल बहुत अच्छी तैयार हो गई और उसकी फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकी।
विनय तुरंत पैसे लेकर मुखिया के पास गया। विनय बोला, ये लीजिए मुखिया जी अपने रुपए, और कृपया करके मेरा बैल वापस दे दीजिए। मुखिया ने डरते डरते पैसे लेकर विनय का बैल वापस कर दिया। विनय के घर पर अब खुशहाली आ गई। धीरे धीरे करके विनय ने सारे गांव वालों की उधारी चुका दी। लेकिन विनय अब रात में भी एक बैल के साथ मिलकर लगातार काम करने लगा। अब उसकी पत्नी उसके काम से परेशान हो गई। लीला बोली, अब बस भी करिए, थोड़ा आराम तो कर लीजिए। विनय बोला, नहीं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मैं नहीं रुक सकता। लीला बोली, लेकिन फसल तो कट चुकी है, बीज अभी बोए नहीं हैं, खाली जमीन पर हल क्यों चला रहे हो? विनय बोला, कोई बात नहीं, मैं दूसरों के खेत में जाकर चलाऊंगा। लीला अपने आप से बोली, हे भगवान, ये तो अब रुक ही नहीं रहे, ऐसा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। लीला एक दिन उसे पेड़ के नीचे उदास बैठी थी कि तभी वही साधु फिर से प्रकट हो गए। बाबा बोला, क्या हुआ बेटी, उदास क्यों हो? विनय की पत्नी हाथ जोड़कर उन साधु के सामने खड़ी हो गई। लीला बोली, मेरे पति को एक चमत्कारी साधु ने एक बैल के बराबर शक्ति दी थी, मगर अब वह रुक ही नहीं रहे, लगातार काम कर रहे हैं। लीला की बात सुनकर साधु हंसते हुए बोला, मैंने ही वो शक्ति दी थी, लगता है एक बैल की जगह 2 बैल की शक्ति दे दी उसे। लीला बोली, कुछ कीजिए ना साधु महाराज, ऐसे तो मेरी हालत खराब होती जा रही है। मैं खाना बनाते बनाते तंग आ गई हूं, वो पूरे 10 आदमियों का खाना एक वक्त में खा रहे हैं। बाबा बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा बेटी। इतना बोलकर साधु ने एक चुटकी बजाई और वहां से गायब हो गए। विनय फिर से सामान्य हो गया, लेकिन अब वो मेहनती बन चुका था। विनय बोला, अरे थकावट सी हो रही है, थोड़ा आराम किया जाए। ऐ लीला, सुन जरा, पानी ला इधर। पेड़ के नीचे बैठकर लीला ने विनय को पानी पिलाया। लीला बोली, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो? विनय बोला, अब तो हर साल अच्छी फसल उगानी है, चलो अभी घर चलकर आराम किया जाए पहले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।